अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंटीबायोटिक का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यानी क्लासिफाइड जैसे हम एंटीबायोटिक को करते हैं, हमारी जो बेसिक क्लासिफिकेशन पहली जो क्लासिफिकेशन है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, उसकी पहली ड्रग यानी पेनिसिलिन से हम आगाज़ करेंगे और थोड़ा सा हम जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक है उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे। तो बाकायदा यह आगाज़ करते हैं। पेनिसिलिन की यूज़ है लेकिन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं है, फिर भी हम इसके सारे इंडिकेशन मेडिकेशन को हम कैटेगराइज किस तरह करते हैं, साथ में उसकी हमारे पास डोसेज एडल्ट और फीड्स की कितनी है, साथ में हम ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स। In last, we will discuss the nursing consideration of penicillin, that when you are going to administer penicillin, what you have to assess or perform during the administration of penicillin. So वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो एंटीबायोटिक में हम सबसे पहली जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी उसमें सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर थी। उसमें हमारे पास 4 ग्रुप्स थे। 4 ग्रुप्स में जो पहला ग्रुप है आज वो हम स्टडी करेंगे पेनिसिलिन, और साथ में आप लोग एक और जो है इसका साथ कम्बिनेशन देख रहे हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले मैं पेनिसिलिन इसलिए यहाँ स्टडी कर रहे हैं हम कि पेनिसिलिन जो है हमारे पास एंटीबायोटिक में सबसे पुरानी एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन है, जो 1920 में इसको बनाया गया था मोल्ड से, और ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। जब हमारे पास पेनिसिलिन जो है उसकी यूज़ होती थी, इसमें एक कॉमन चीज़ क्या थी कि वो थी एडवर्स इफ़ेक्ट्स। पेनिसिलिन के एडवर्स इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए फिर बना दी गई इसके सब टाइप्स। सब टाइप्स इसीलिए बना दी गई ताकि इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट्स है वो कम से कम हो, जिसमें हमारे पास सब टाइप्स में है जी बेंज़थीन, पेनिसिलिन जी पोटाशियम, पेनिसिलिन जी प्रोकेन, पेनिसिलिन वी, एमॉक्सिलिन, एम्पिसिलिन एंड टिकार्सलिन। ये सारे जो हमारे पास है ये बेसिकली हमारे पास है सब टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन। सब पेनिसिलिन ग्रुप है लेकिन फर्दर इसको कंपोजिशन को चेंज कर दिया गया है ताकि इसकी जो एडवर्स इफेक्ट्स है पेशेंट के ऊपर वो कम से कम हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास उस टाइम सिर्फ यही एक जो है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स मौजूद थी, तो लोग इसको मुसलसल यूज़ कर रहे थे। जब मुसलसल यूज़ कर रहे थे तो रिसर्चर्स को उस टाइम एक पता चला कि बेसिकली पेनिसिलिन अगर मुसलसल आप यूज़ करते हो तो इसकी रेजिस्टेंस बन जाती है पेशेंट पे। तो जब एक पेशेंट पहले से पेनिसिलिन लेते थे उसके बाद अगर उसको दोबारा प्रिस्क्राइब किया जाता था तो इफ़ेक्टिव नहीं होते थे। तो जिन लोगों की इफ़ेक्टिवनेस कम थी उनके ऊपर रिसर्च हो गया कि बेसिकली इनकी रेजिस्टेंस बॉडी में बन चुकी है पेनिसिलिन की, और पेनिसिलिन बेसिकली एक एंजाइम बना चुका है जिसे हम पेनिसिलिनेस कहते हैं। इसी वजह से पेनिसिलिन इफेक्टिव नहीं है। तो उसके बाद एक दूसरी ग्रुप बना दी गई जिसे हम कहते हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक, जिसमें हमारे पास इसकी मेडिकेशन हमारे पास है नेफ्सेलिन और ऑक्सासिलिन। ये दोनों जो मेडिकेशन है ये बेसिकली पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक में है। उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनमें पेनिसिलिन रेजिस्टेंस होती है। अगर अब पेनिसिलिन की मेडिकेशन की बात की जाए तो इसको हम 3 कैटेगरीज में जो है वो तकसीम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेनिसिलिन है जिसकी यूज़ बहुत ज़्यादा कम है, मतलब यह है कि कभी कभार यानी लाखों में एक बंदा सिर्फ इसको यूज़ करता है, इतना ज़्यादा यूज़ इसकी नहीं है। दूसरी हमारे पास है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, मतलब यह है कि वो इसमें हमारे पास जो क्वालिटी है वो ग्राम पॉजिटिव को मतलब ये न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी भी इसमें मौजूद होती है। और तीसरा हमारे पास है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक, यानी वही एंटीबायोटिक जो आप बेसिकली अगर किसी पेशेंट के यूपर पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है तो फिर ये दिया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में जो हमारे पास मेडिकेशन है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है और इसकी यूज़ जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। सबसे पहले हमारे पास है पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन जी बेंज़थीन जो है हमारे पास मार्केट में बेसिलिन के नाम से जो है मिलती है। अगर आप इसकी डोज को देखें, ये यानी एडल्ट में हम कितना डोज दे सकते हैं या पीड्स में हम कितना दे सकते हैं, ये बेसिकली हमारे पास इंटरनेशनल यूनिट्स में होती है। जिस तरह आप लोग जो है वो हेपरिन देखो, हमारे पास 25,000 जो है वो इंटरनेशनल यूनिट्स आते हैं, उसमें से हम देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो बेंजली ये
जी बेंजातीन है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटरनेशनल यूनिट्स में आती है। तो हमारे पास जो एडल्ट डोज है वो हम 1.2 से लेकर 2.4 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं। बेसिकली जो हमारे पास बेंजातीन है वो हमारे पास मिलियन यूनिट्स में आती है, तो उससे हम 1.2 मिलियन से लेकर 2.4 मिलियन जो डोज है हमारे पास IM वो हम देते हैं बेंजातीन। लेकिन इसकी यूज़ कम है, इसलिए इसकी ज़्यादा सिर्फ आप लोग सुपरफिशियल बता देता हूँ कि कम से कम जहन में एक दफ़ा हो। अगर पीड्स को इस तरह देखा जाए तो वो 9 लाख से लेकर 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट है IM, वो हम पीड्स में देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास क्या है, जो पेनिसिलिन जी पोटाशियम है वो भी हमारे पास इंटरनेशनल मिलियंस में इंटरनेशनल यूनिट्स आती है। उसमें जो डोज है हमारे पास एडल्ट में वो बेसिकली हम वेट के हिसाब से यानी बॉडी की फिगर देखते हैं, एज को देखते हैं। जो हमारे पास क्या है 1 से लेकर 20 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स हम IM या IV हम पेशेंट्स को देते हैं। जब हम IV देते हैं तो फिर वो हम बेसिकली इन्फ्यूजन में देखते हैं और साथ में हम डाइल्यूशन कर देते हैं उसकी। अगर हम पीड्स में देखें तो पीड्स में हम यानी 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक यानी 1 लाख से लेकर 10 लाख तक इंटरनेशनल यूनिट्स हम देते हैं IM या IV हम पीड्स को। मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसकी यूज़ बहुत कम है, इसी वजह से इसकी ज़्यादा जो है मैं फोकस नहीं करूँगा। फिर हमारे पास पेनिसिलिन जी प्रोकेन है, वो हम 6 लाख से लेकर एडल्ट में 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो देते हैं पर डे के हिसाब से। पर डे के हिसाब से फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 डोजेस में। पीड्स को अगर देखें तो पीड्स 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। जो पर डे के मैं अभी थोड़ी देर बाद बता देता हूँ कि पर केजी जो हमारे पास वेट होती है उसको बेसिकली कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। तो हम पर केजी 5 लेग्स जो है वो इंटरनेशनल यूनिट देते हैं पर डे के लिए। फिर जो पर डे में आता है, फिर पर डे में अगर हमारे पास 30 आता है तो फिर 30 को हम अगर BD डोज है तो फिर उसको 2 पे डिवाइड किया जाता है, अगर TID है तो 3 पे डिवाइड किया जाता है इसको। फिर हमारे पास पेनिसिलिन V है, हमारे पास बेसिकली जो एडल्ट होते हैं वो टैबलेट्स फॉर्म में आती हैं, जो हमारे पास पीड्स है उसके लिए सिरप फॉर्म में आती है। वो हम लेकर एडल्ट में 250 mg से लेकर हम 500 mg देते हैं 8 आवरली। मतलब यह है कि हमारे पास अगर 500 mg की टैबलेट होती है तो वो हम 3 देते हैं पर डे। पीड्स में हमारे पास देते हैं हम वेट के हिसाब से, यानी हमारे पास 15 से लेकर 62.5 mg हम देते हैं पर केजी पर डे, ये हम पीड्स में देते हैं। अगर सिंपली हम यहाँ एक एग्जांपल ले लें इसको कैलकुलेट करने की, तो हमारे पास अगर हमारे पास 20 mg पर केजी पर डे हम देते हैं एक पेशेंट को और उसकी वेट हमारे पास क्या है 10 mg है, तो फिर हम क्या करेंगे 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें 200 mg आएगा। फिर अगर हमारे पास BD है तो हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी 100 mg एक दफ़ा हम पेशेंट को देंगे। ये बेसिकली हमारे पास थी पेनिसिलिन, जिसकी जो यूज़ है बहुत ज़्यादा रेयर होती है। अब जो सेकंड हमारे पास है जो बहुत ज़्यादा कॉमन पेनिसिलिन में यूज़ होती है वो हमारे पास एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो मेडिकेशन है वो आती है एमॉक्सिलिन। एमॉक्सिलिन बेसिकली हमारे पास कैप्सूल फॉर्म में आती है और हमारे पास सिरप फॉर्म में आती है। तो हमारे पास जो एडल्ट होता है एडल्ट को हम यानी 500 mg देते हैं। जो टेबलेट्स कैप्सूल्स होती है हमारे पास अवेलेबल एमॉक्सिलिन की, वो 500 mg में आती है और 250 mg। अगर हमारे पास एज जो है वो 20 से अबव होती है हम 500 देते हैं, लेकिन बॉडी के स्ट्रेंथ को फिज़िक को भी देखना पड़ता है। और जो छोटे लोग यानी जो हमारे पास 10-15 साल यानी टेबलेट खा सकते हैं लेकिन ज़्यादा अमाउंट में हम नहीं देते, फिर उनको हम 250 mg देते हैं। QID 3 टाइम अ डे भी देते हैं, 4 टाइम अ डे भी देते हैं। फिर हमारे पास जो पीड्स है, पीड्स को हम देते हैं 20 mg पर केजी पर डे।
फिर सेम हमारे पास वही mg आया। अगर हमारे पास यहाँ वेट 20 mg है तो 20 को 20 से आप मल्टीप्लाई करो, 0 0 और 22 400 mg आती है पर डे है। तो अगर हमारे पास 4 टाइम अ डे है तो हम 4 पे डिवाइड कर देते हैं। अगर BD है तो 2 पे डिवाइड करते हैं। अगर आप पीड्स की सिरप्स को देखो तो सिर्फ बेसिकली हमारे पास 125 mg और 250 mg हमारे पास सिरप में आती है, और जो कैप्सूल है एडल्ट के लिए वो हमारे पास 250 mg और 500 mg में आता है। फिर हमारे पास एम्पेसिलिन है। एम्पेसिलिन खासकर जो आप लोग देखते हैं वो हमारे पास बेसिकली कम्बिनेशंस में होती है, लेकिन हमारे पास जो डोज है उसकी यानी इंजेक्टेबल में वो 250 mg से लेकर 500 mg IM या हम देते हैं IV TID क्यूट 3 टाइम अ डे देते हैं एडल्ट्स को। पीड्स में देखो 60 mg पर kg पर डे के हिसाब से देते हैं हम, वो IM भी हो सकती है IV भी हो सकती है। फिर हमारे पास टिकारसलीन है। टिकारसलीन एडल्ट में जो हमारे पास डोज होते हैं या हम 1 ग्राम देते हैं IM पेशेंट को, या बेसिकली ये खासकर हमारे पास रीनल एम्पेयरमेंट के लिए हम डोज एडजस्टमेंट करते हैं। तो इन लोगों को हमारे पास गुर्दे ख़राब होती हैं उनके लिए फिर हम डोज कम कर देते हैं। टिकारसलीन हमारे पास एडल्ट में 1 ग्राम हम देते हैं IM या IV, ठीक है, QID 4 टाइम अ डे। और हमारे पास जो पीड्स है वो हम देते हैं 50 mg से लेकर 100 mg पर kg पर डे के हिसाब से IM या IV। तो वो आप 3 टाइम अ डे भी दे सकते हैं, 4 टाइम अ डे, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमारे पास जो थर्ड ग्रुप है वो है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक। तो उस बेसिकली हमारे पास 2 मेडिसिन है, उसमें पेशेंट है नेप्सिलिन है और दूसरा ऑक्सासिलिन है। अगर आप नेप्सिलिन को देखें, नेप्सिलिन हमारे पास आती है एडल्ट के लिए 500 से लेकर 1 ग्राम तक हम देते हैं IV पेशेंट को, 4 टाइम अ डे 3 टाइम अ डे, डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पे, या 500 mg की हम IM स्टेट डोज दे देते हैं पेशेंट को। पीड्स में देखो तो पीड्स में हमारे पास क्या है 25 से लेकर 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से पर ओरल देते हैं, या 4 टाइम अ डे हम देते हैं पेशेंट को, बच्चों को पर ओरली देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड डोज है वो है हमारे पास ऑक्सासिलिन। एडल्ट में हम देते हैं 500 mg 6 आवर्ली, या हमारे पास होती है 250 से लेकर, अगर हमारे पास एज कम हो 18-17 होती है तो हम पेशेंट को 250 mg से लेकर 500 mg की डोज देते थे हम IM। पीड्स में अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास पर kg के हिसाब से देते हैं, यानी 50 mg पर kg पर डे IM देते हैं हम। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कितना है और एज कितनी है पेशेंट की। तो ये हमारे पास थी, ये 3 कैटेगरीज में हम पेनिसिलिन को डिवाइड करते हैं, जिसके बेस पे हमारे पास जो एडल्ट डोज है और जो पीड्स की डोज है वो हमारे पास कितनी है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है थेराप्यूटिक एक्शन, कि बेसिकली हमारे पास पेनिसिलिन की थेराप्यूटिक एक्शन काम किस तरह करता है। तो जिस तरह हमने टॉप में सबसे पहले बताया कि हमारे पास पेनिसिलिन बेसिकली क्या है, वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। मतलब यह है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, जब भी वो सेल डिवीजन करेगा, नेक्स्ट डॉटर सेल उससे बनेगी, तो बेसिकली वो इस सेल वॉल के ऊपर अटैक करेगा। अब पेनिसिलिन बेसिकली क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है, उसकी जो इफेक्ट है वो क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है। मतलब यह है कि वो बैक्टीरिया को किल करता है। अब किस तरह किल करेंगे, सबसे पहले वो स्टार्ट यहाँ से लेती हैं कि वो अटैक कर देती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल वॉल के ऊपर। अब सेल वॉल जैसे ही हमारे पास वीक होगा तो इसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर बना देती है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बना देती थी उसके बाद वीकिंग के बाद क्या हो जाती है, वो स्वेल हो जाती है और फिर उसके बाद वो बर्स्ट हो जाती है, जिसके बेस पे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाती है। तो मतलब ये है पेनिसिलिन बेसिकली काम सेल वॉल के ऊपर अटैक करना, और क्या है, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है उसका। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिकेशन। इंडिकेशन मींस कि हम पेनिसिलिन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कौन से डिसऑर्डर्स में उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस मतलब ये है कि फेरेंजिस में जब हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स इन्फ्लेमेशन में यूज़ कर सकते हैं।
एंडोकार्डाइटिस, हमारी जो हार्ट की लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, वहाँ पे उसको किया जा सकता है। आरटीआईज, हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है अपर लोअर, उसमें यूज़ कर सकते हैं। साइफिलिस, जो हमारे पास एसटीडीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, साइफिलिस और गोनोरिया, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है उसमें यूज़ किया जाता है पेनिसिलिन को। अब आते हैं हम पेनिसिलिन के फार्माकोकाइनेटिक्स पे कि बेसिकली हमारे बॉडी मेडिकेशन के साथ क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जब भी पेनिसिलिन लिया जाता है, वो ये हमारे पास जो हमारी जीआई ट्रैक है बेसिकली उसमें क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन इसके हमारे पास जीआई ट्रैक में होती है। सबसे पहले हमारे पास ये है कि जीआई ट्रैक में अगर स्टमक में ये पहुंच गई तो वहाँ पे इसके सबसे पहले क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझनी पड़ेगी कि पेनिसिलिन बेसिकली हमारे पास जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मतलब यह है कि जब भी जीआई सिक्रीशंस होगा तो पेनिसिलिन की इफ़ेक्टिवनेस बहुत कम हो जाती है। इसी वजह से पेनिसिलिन को बेसिकली आपने खाने से पहले एम्प्टी स्टमक बेसिकली लेना पड़ता है ताकि वो इफ़ेक्टिवली काम कर सके। साथ में हमारे पास ये कि जो इसकी हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो हो जाती है हमारी जीआई ट्रैक में, लेकिन इसकी जो एलिमिनेशन है वो बेसिकली क्या होती है, वो यूरिन के ज़रिए एलिमिनेट होती है हमारी बॉडी से। लेकिन यहाँ पे जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है, वो हमारे पास है कि जो जीआई ट्रैक में एब्जॉर्प्शन होती है तो ये पीक पे 1 आवर्स में, जब भी आप मेडिकेशन पेनिसिलिन की लेते हैं, इसकी पीक जो हमारे पास टाइमिंग है वो 1 आवर्स है। 1 आवर में ये अपने इफेक्टिवनेस पूरा दिखा देती है बॉडी में, एब्जॉर्प्शन में, विद इन एब्जॉर्प्शन। अब हम पेनिसिलिन की हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स और कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को कम से कम यहाँ थोड़ा सा क्लेरिफाई होना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली हमारे पास वो बेड इफ़ेक्ट्स है, मतलब इंडिकेशन वो है जिसके लिए आप मेडिकेशन देते हो। साइड इफ़ेक्ट्स वो है जो एक्सप्लेन यानी एक्सपेक्टेड है, आपको हो सकता है कि यार इसको, जिस तरह हमारे पास है कि आप एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को दें कि इसको नॉज़िया वोमिटिंग होगा, ये एक्सपेक्टेड है, ये बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स है। जिस चीज़ की आप एक एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते और सडनली हो जाए, वो भी बैड फीलिंग है लेकिन अनएक्सपेक्टेड है, एडवर्स हो सकते हैं, ख़तरनाक डेंजर हो सकते हैं, वो हमारे पास एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। कंट्राइंडिकेशन मतलब ये है कि आप इस मेडिकेशन को कौन सी कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। जिस तरह बाकी नॉर्मल एंटीबायोटिक की हम बात करते हैं, नॉज़िया, वॉमिटिंग हमारे पास, डायरिया इन पेशेंट में हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो गई, और जो हमारे पास सोर थ्रोट है वो ख़ासकर जो हमारी टंग होती है उसकी टेस्ट चेंज कर देती है। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड बैड इफ़ेक्ट्स है, साइड इफ़ेक्ट्स पेनिसिलिन की। लेकिन एडवर्स इफ़ेक्ट्स यहाँ पे हमारे पास कुछ है पेनिसिलिन की, इसी वजह से इसका यूज़ बहुत ज़्यादा यानी बहुत कॉशनली जो है इसका इस्तेमाल होता है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है रेशेस। बॉडी के ऊपर कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी होती है जिनकी पूरी बॉडी के ऊपर रेशेस आ जाते हैं, वो हमारे पास क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। सेकंड हमारे पास है फीवर। आप लोग कहेंगे कि भाई फीवर को यहाँ क्यों आपने जो है इंक्लूड किया। फीवर अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक लगाने की बात आती है, मतलब यह है कि उसका काम यहाँ पे पेशेंट को टेम्परेचर आया हुआ था, ठीक है, टेम्परेचर था, आपने देखा कि यार उसको पेरिंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, तो आपने उसको कम करने के लिए क्या दी, पेनिसिलिन दी। अब पेनिसिलिन लगाने के बाद फिर पेशेंट को फीवर होता है, मतलब यह है कि वो बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रही, मतलब यह है कि उसकी हमारे बॉडी के ऊपर कुछ ऐसी यानी मतलब में भी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिव होने के बजाय जो है वो क्या है, वो दोबारा पेशेंट को एक सिम्टम दिए जा रहा है। साथ में हमारे पास इसकी जो हमारे पास एडवर्स इफ़ेक्ट्स में ख़तरनाक है वो एनाफाइलेक्सिस है। मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास शॉक्स में लोग फिर जो है एनाफाइलेक्टिक के बाद शॉक्स में चले जाते हैं, वो एनाफाइलेक्सिस जो है वो आपको शॉक की तरफ भी लेके जा सकती है और आपको डेथ की तरफ भी लेके जा सकती है। कंट्राइंडिकेशन की अगर हम पेनिसिलिन की बात करें, सबसे पहले हमारे पास
उन लोगों में जिनको आप पहले पेनिसिलिन दे चुके हैं और उसकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी आई है, तो उन लोगों को आप पेनिसिलिन दोबारा नहीं दोगे। सेकंड, जिन लोगों के रीनल इम्पेयरमेंट है, मतलब ये है कि उसके गुर्दे कमज़ोर है, उन पेशेंट्स को आप जो है डोज एडजस्टमेंट के साथ या पेनिसिलिन बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि पेनिसिलिन ने एक्सक्रीट बेसिकली यूरिन से होना है। उसका सारा वहाँ पे जो काम है वो उसका जो पैसेज है वो किडनी से है। तो जिन लोगों की किडनी कंप्रोमाइज्ड है उनको एहतियात से या डोज एडजस्टमेंट या बिल्कुल नहीं देंगे। या हमारे पास लिमिटेशन, इनफैक्ट जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, बच्चों को दूध देती हैं, उन मदर्स में हम क्या करेंगे, बड़ी कॉस्टली जो है हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके यानी ब्रेस्ट मिल्क से होके बच्ची की तरफ ट्रांसफ़र हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चों को जो है डायरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से लैक्टेटिंग मदर्स में इसका यूज़ बहुत मतलब ये है कि हम पेशेंट की मॉनिटरिंग करेंगे। साथ में हमारे पास प्रेगनेंसी में ऐसी स्टडीज़ नहीं पाई गई है कि भाई प्रेगनेंसी में ख़ासकर एमॉक्सिलिन जो है उसको यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी में, लेकिन वहाँ पे भी आप लोगों ने बड़े एहतियात से इसका यूज़ करना होता है। अब बीइंग अ नर्स, अगर आप किसी पेशेंट को पेनिसिलिन लगाने जा रहे हैं या आपने पेशेंट को लगाई है, तो आप नर्सिंग असेसमेंट में कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो इंक्लूड होनी चाहिए, तो आप कम से कम अगर इन वर्ड्स को याद करें तो बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगा। जो हमारे पास नर्सिंग कंसिडरेशन में क्या, APPNEE, अपनी को अगर आप याद रखो, APPN और EE, इन सब के हमारे पास प्रोनाउंसिएशंस है, बेसिकली एक्सप्लेनेशन है जिसके बेस पे आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए क्या है, असेसमेंट फॉर पॉसिबल कंट्राइंडिकेशन इन कॉन्शियस। अगर पेशेंट की सबसे पहले आपके पास पेशेंट आता है तो पेशेंट को आपने कम से कम असेस करना है उसकी कंट्राइंडिकेशन के लिए कि आया इन जो कंट्राइंडिकेशन है पेनिसिलिन के लिए उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, या जिस तरह हमारे पास एलर्जीज हो सकती है, सेंसिटिविटी हो सकती है, या हमारे पास पेशेंट की रीनल हिस्ट्री हो सकती है डिजीज़ की। सेकंड में हमारे पास क्या है, पी, परफॉर्म अ फिज़िकल एग्जामिनेशन। अब पेशेंट की फिज़िकल एग्जामिनेशन आप बेसलाइन डेटा जो होती है उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, आप फिज़िकल असेसमेंट करते हैं, जिसमें आपको इस पता चलता है कि पेशेंट की जो मेडिसिन है उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, या कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो सकती पेशेंट को। फिर पी हमारे पास क्या है, परफॉर्म कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अब पेशेंट की हमारे पास जो एरिया ऑफ इन्फेक्शन है उसको क्या करोगे, अब वहाँ सेंसिटिविटी चेक करोगे, कहीं ये पेनिसिलिन उसको सेंसिटिव तो नहीं है, इसी वजह से कल्चर उसका ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये ड्रग्स जो है, ये मेडिकेशन जो पेनिसिलिन में लगाने जा रही हो वो इफ़ेक्टिवनेस है पेशेंट के लिए, बेस्ट चॉइस है या नहीं। फिर हमारे पास है एन, आपने रिस्पायरेटरी फंक्शन को क्या करना है, नोट करना है। नोट रिस्पायरेटरी फंक्शन किस चीज़ के लिए, अगर पेशेंट को कहीं ना कहीं हाइपर सेंसिटिविटी की चांसेस अगर हो जाए तो आया रिस्पायरेटरी पैटर्न उसका नॉर्मल है या नहीं, उसको असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारे पास है ई, एग्जामिनेशन, किस चीज़ की, जो स्किन है उसकी एग्जामिनेशन करनी बहुत ज़रूरी है लीजन्स के लिए, या आपने किसी जो एरिया ऑफ इंजेक्शन है उसको चेक करना बहुत ज़रूरी, कहीं वहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन या वहाँ पे जो हमारे पास ऐसी एरिया या वो स्वेल तो नहीं हुई है, उस एरिया को, इस स्किन को क्या करना है, वहाँ पे एग्जामिन करना है। और लास्ट पे जो हमारी ई है वो क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन। पेशेंट की हमारे पास जो एब्डोमिनल एरिया है उसका एग्जामिनेशन करना है। क्यों, क्योंकि रीनल हमारे पास, हमने जो कंट्राइंडिकेशन थी उसमें हमने कहा था कि हम पेनिसिलिन पेशेंट को लगाएंगे तो रीनल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से एक्सक्रीशन है उसकी। तो यहाँ पे पेशेंट की हम रीनल असेसमेंट के लिए फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो टेस्ट करेंगे, हमारे पास जो क्रेटिनिन है यानी क्रेटिनिन क्लियरेंस के लिए वो असेस करना बहुत ज़रूरी है कि आया उसकी रीनल फंक्शन बेहतर है या नहीं। तो बीइंग अ नर्स आपने इन जो हमारे पास 6 स्टेप्स है उसको याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।